नमस्कार। अभी तक के भारतीय इतिहास में हमने मध्यकालीन इतिहास की शाखा में मुगल वंश के सभी शासकों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। आज के लेक्चर में हम उनकी राज्य व्यवस्था, उनकी मनसबदारी व्यवस्था, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो मुगल कालीन जो व्यवस्था थी वो केंद्रीय प्रशासन था, वहाँ प्रांतीय प्रशासन था वहाँ। तो वो कैसे क्या क्या होता था उन सब के बारे में हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो मुगल कालीन व्यवस्था का जो केंद्रीय प्रशासन था उस पर हम चर्चा करते हैं। जो इसके बारे में हमें पता चलता है उनकी केंद्रीय प्रशासन के बारे में या प्रांतीय प्रशासन के बारे में, जो कुछ भी हमें मिलता है उस समय मुगल कालीन के समय जो रचनाएं की गई थी उनके जरिए ही पता चलता है। वो रचनाएं कौन थी? जैसे अकबरी, दस्तुरुल अमल, अकबरनामा, तबगाते अकबरी, पातशाहनामा, बहादुर शाहनामा, तुजुके जहांगीरी, मुनत्तक उत एवं तत्कालीन विदेशी पर्यटकों जैसे जो टॉमस रो आया था, कैप्टन हॉकिंस आए थे। टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस हमने देखा था जहांगीर के दरबार में आए थे। बर्नियर, टेरी डाउंटन आदि से मिलते हैं। मुगल कालीन शासन व्यवस्था क्या थी? अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था थी। ठीक है। और मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों के सम्मिश्रण से बनी थी। ठीक है। वो भारतीय भी थी और विदेशी दोनों से मिलकर इनकी शासन व्यवस्था बनी हुई थी। ठीक है। इस राजत्व सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य क्या था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से राजा की सत्ता को सुरक्षित रखना। मजहर जो अकबर ने स्टार्ट किया था, मजहर के अनुसार अकबर को न्यासी शासक घोषित किया गया और इसी क्रम में उसे मुजहत हिद अर्थात अपरिहार सत्ता का ओहदा प्रदान किया गया था। किसको? अकबर को। और औरंगजेब हनफी विचारधारा का परिपोषक था। तो ये अकबर क्या था? मजहर के हिसाब से, और औरंगजेब कौन था? हनफी विचारधारा। उनके राजत्व सिद्धांत का आधार क्या था? शरीयत। याद रखिएगा, जो ये मुगल शासन थे इनका जो राजत्व का सिद्धांत, जिस सिद्धांत पे कार्य करते थे उसको क्या कहते थे? शरीयत। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कर मुगल को खालिफा के नाम मात्र के आधिपत्य से मुक्त कर दिया था। ये हमने पढ़ा ही था जब बाबर को पढ़ा रहे थे। ठीक है। बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी। हुमायूं ने बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधित्व माना था। हुमायूं ने, सोचिए कितना इनका राजस्व उस समय मशहूर था। अकबर के काल में मुगलों के राजत्व सिद्धांत का आईने अकबरी, ठीक है, किसमें? आईने अकबरी में मजहर तथा आईने रहनुमनी में व्यक्त किया गया है। ठीक है। यह प्रभुसत्ता मध्य एशियाई तथा ईरानी इस्लामी अवधारणाओं के साथ साथ संप्रभुता की चंगेज परंपरा के भी नज़दीक थी। ठीक है। अबू फजल के अनुसार इनका मानना था कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। अबू फजल इस काल के जो लेखक थे। मुगल बादशाहों ने बादशाह के दो कर्तव्य माने थे। कौन कौन? जहांबानी, जिसमें राज्य की सुरक्षा। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट वर्ड पूछ लिएगा। जहांबानी मतलब राज्य की सुरक्षा, और जहांगीरी मतलब दूसरे राज्यों पर अधिकार। ये दो इनके कर्तव्य थे। अकबर से पूर्व प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। लेकिन अकबर ने इसे क्या कहा? वो प्रधानमंत्री यानी पूर्व प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था। और अकबर के काल में इसे क्या कहा जाने लगा? वकील। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लेता है फैक्ट। अकबर ने दीवाने वजारत एक कुल पद सृजित किया और अकबर ने बैरम खां के बाद इस पद को भी समाप्त कर दिया था। इसे दीवान, मीर बख्शी, मीर समन और मीर सद्र चार अलग अलग विभागों में बांट दिया। इसके अधीन दो सहायक थे, दीवाने खालसा और दीवाने तन। जो दीवाने वजारत कुल था उसको चार भागों में, दीवान, मीर बख्शी, मीर समन और मीर सद्र चार अलग अलग विभागों में बांट दिया था। मुगल कालीन प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित थी। ठीक है। इनके पास सैन्य सेना बहुत अधिक थी। मंत्रिपरिषद के लिए विजारत शब्द प्रयुक्त होता था। ठीक है। इस शरीयत पर विश्वास करते थे। मुख्यतः वजीर और दीवान इसके अंतर्गत, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं।
जो दीवान है उन्हीं को वित्त मंत्री भी कहा जाता था। और ये क्या करते थे, दीवान या वित्त मंत्री शाही खजाने का प्रबंध करते थे और उसके हिसाब की जांच करते थे। कौन, दीवान या वित्त मंत्री, दोनों एक ही बात है। अकबर के समय पहले मुजफ्फर खां व बाद में राजा टोडरमल, हमने चर्चा भी किया था इस पर अकबर को पढ़ाते समय, इन्होंने क्या किया था, दीवान। और दीवान होता क्या है, वर्तमान वित्त मंत्री यानी शाही खजाने का प्रबंधक और उसका हिसाब किताब। सादु अल्लाह खां शाहजहां के समय तथा असद खां औरंगजेब के समय, यानी किसके समय, कौन कौन था, टोडरमल अकबर के समय, सादुल्ला खां शाहजहां के समय और असद औरंगजेब के समय दीवान बने थे। इनके दो सहायक थे, कौन कौन, दीवाने खालसा और दीवाने तन व मुस्तफ़े, इनको बताया था ऊपर, ये भी था। अब आती है मीर बख्शी। दीवान चार भागों में जो बटा था, दीवान हो गया। मीर बख्शी क्या था, यह सेना की भर्ती, वेतन तथा रखरखाव की व्यवस्था करता था। कौन, मीर बख्शी। और मनस बदाओ, जो मनस बदारी प्रथा अकबर की थी, उसमें मनस बदारों की नियुक्तियां उसी के विभाग द्वारा होती थी। किसके, मीर बख्शी, सेना का मुखिया होता था यह। दो अन्य बख्शी होते थे, बख्शिए हुजूर व बख्शिए शाहगिर्द पेशा, ये दो अन्य और होते थे। और मीर बख्शी के द्वारा सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को मासिक वेतन मिलता था, मासिक वेतन। और प्रांतों में वाकियानविस मीर बख्शी सीधे सूचना देता था। वाकियानविस क्या होता था, एक गुप्तचर रहता था जो पत्राचार की व्यवस्था, सॉरी गुप्तचर नहीं, पत्राचार की व्यवस्था जो करता था। ठीक है। अगला है सदर सुदूर, यह प्रधान न्यायाधीश था। याद रखिएगा, सदर सुदूर कौन था, यह न्यायाधीश होता था। इसे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था, यानी न्यायाधीश को ही सदर उल सुदूर कहा जाता था और इसको शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। मुगल काल का प्रथम सदर शेख गदाई था, याद रखिएगा। काजी उल कुजात, यह फौजदारी मुकदमे का मुस्लिम विधान के अनुसार फैसला करता था। ठीक है। सदर उल सुदूर क्या था, न्यायाधीश, और फौजदारी है। वह प्रांत, जिला तथा नगरों के काजियों की नियुक्ति करता था और मुफ्ती इसका क्या करता था, इनकी सहायता करता था। किसकी, काजी उल कुजात, फौजदारी मामला। खाने सामा, इसके पास शाही महल का विभाग तथा कारखानों का स्वतंत्र प्रभार होता था। ये जो मुख्य हैं केंद्रीय प्रशासन में, उनकी बात कर रहे हैं, खाने सामा की बात। दीवाने खालसा, हमने देखा था, यह क्या करता था, खालसा भूमि यानी राज की भूमि का अधिकारी था। नाम से ही समझ सकते हैं आप। औरंगजेब के समय समय प्रजा के नैतिक चरित्र के देखभाल के लिए मुहतसिबों की नियुक्ति की गई थी। किसकी, मुहतसिबों की। दीवाने तन कौन था, यह जागीर विभाग का अधिकारी था। कौन, दीवाने तन, वह जागीर विभाग का अधिकारी था। कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी उस समय थे, आज देख लेते हैं। मुशरिफ ए मुमालिक क्या था, वह प्रधान लेखाकार था। मुशरिफ मुमालिक क्या था, प्रधान लेखाकार। मुस्तौफी ए मुमालिक क्या था, लेखा परीक्षक प्रधान था। दरोगा ए डाक क्या था, चौकी डाक अधिकारी था, नाम से ही पता चलता है। मीरे अर्ज, अर्जी देने वाला अधिकारी था। मीरे तौजक, उत्सव व्यवस्था का अधिकारी था। मीरे बाहरी, जहाज तथा नावों का अधिकारी था, नाम से ही पता चलता है, मीरे बाहरी। मीरे मंजिल, आवास अधिकारी, मंजिल का अधिकारी था यानी आवास अधिकारी था। मीरे आतिश, आतिश आप जानते हैं गोला बारूद का अधिकारी था। मुहतसिब क्या था, नैतिक व्यवस्था का अधिकारी, जिसकी नियुक्ति कौन किया था, औरंगजेब, अभी हमने पढ़ा। नैतिक व्यवस्था का अधिकारी नाम की एक नई संस्था, ये कहाँ से कट। वाकियानविस हमने देखा, ये कौन होता था, संदेश वाहक था। खुफिया नवीस का था, गुप्त पत्र लेखक था। हरकरा क्या था, जासूस तथा विदेश संदेश वाहक था। कौन, हरकरा। तो उस समय जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे केंद्रीय व्यवस्था में, उसको हमने देखा। वाकियानिस को देखा, खुफिया, इनके नाम डायरेक्ट याद रखिएगा, इन नाम और ये क्या थे इस पे पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक है। मीर बख्शी कौन था, मीर अर्ज कौन था, ये हमने देख लिया, पूरे हर उसमें देख लिया। हाँ? दीवान कौन थे, वित्त मंत्री था, क्या था, तो ये केंद्रीय व्यवस्था पे हमने देखा। अब आइए चर्चा चर्चा करते हैं प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन हो गया, अब प्रांतीय प्रशासन, सॉरी, मुगल काल में शासन के समस्त कार्य चुंगी कागजों पर किए जाते थे, इसलिए मुगल सरकार को कभी कभी कागजी सरकार भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। प्रांतीय प्रशासन, सर्वप्रथम अकबर के शासन काल में
प्रांतीय प्रशासन हेतु नया आधार प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय प्रशासन हमने देखा। 1580 ईस्वी में सर्वप्रथम अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया, ये हमने देखा ही था, जिसकी संख्या बाद में बढ़कर 15, जहांगीर के शासनकाल में 15, शाहजहां के काल में 18 था, औरंगजेब के समय यह 21 सूबे बन गए थे। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य सूबे में जो होता था उसे क्या कहते थे? सरकार, जिला भी इसे कहते थे ना। और सरकार में परगना या महाल में बटे हुए थे। जो सरकार होता था सूबा, वो परगना या महाल में बटा हुआ था। ग्राम प्रशासन जो थी उसकी सबसे छोटी इकाई होती थी, किसकी? प्रांतीय शासन की। गांवों को मवदा या दी भी कहते थे। प्रांतीय शासन में गांव सबसे छोटी इकाई थी। दीवान यह सूबेदार के अधीन न होकर केंद्रीय दीवान के प्रति उत्तरदायी होता था, जो प्रांतीय सरकार का था। ऊपर हमने केंद्रीय का दीवान क्या देखा था कि वित्त मंत्री था वह, तो यह डायरेक्ट इसी के अंडर में रहता है। प्रांत में वित्त विभाग का यह अध्यक्ष होता है, केंद्र में वह दीवान होता है अध्यक्ष, और प्रांतों में यह दीवान अध्यक्ष होता है। प्रांतों में अकबर ने इसे सृजित किया था। जो केंद्र में तो था ही, लेकिन प्रांत में इसे किसने लाया? अकबर ने। सदर काजी, इसकी नियुक्ति केंद्रीय काजी द्वारा, जो सदर काजी होते थे प्रांत में, उनकी नियुक्ति कौन करता था? केंद्रीय काजी, जो हमने ऊपर देखा। हाँ, यह प्रांत में न्याय विभाग का अध्यक्ष था। कौन? सदर काजी। और केंद्रीय काजी क्या था? केंद्र में न्याय विभाग का। सूबेदार, जिसे क्या बोलते हैं? सिपह सलार भी बोलते हैं। या सूबे में बादशाह का प्रतिनिधि व सूबे का प्रमुख था। यानी जो बादशाह का प्रतिनिधि होता था वही क्या होता था? सूबे में यानी प्रांतों में उनका प्रतिनिधि करता था। इसके अधीन एक बड़ी सेना होती थी। यह राज्यों की सीमा में कर एकत्र और न्याय आदि का फैसला करता था। और अकबर के काल में यह सिपह सलाहकार कहलाया। यानी जो सूबेदार थे वो अकबर के समय में क्या कहलाए? सिपह सलाहकार कहलाए। और यह क्या करता था कि जो बादशाह था उसका प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। कहाँ? सूबों में, यानी राज्य क्षेत्रों में। प्रांतीय बख्शी या मीर बख्शी हमने देखा था, जो सेना का मुख्य था केंद्रीय में। यह मुख्य वही प्रांतीय बख्शी क्या होता था कि मीर बख्शी की सिफारिश पर इसकी नियुक्ति होती थी। यह सिपह सलाहकार के अंतर्गत सेना की भर्ती तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व संभालता था, वही मीर बख्शी की तरह ही। और उसे वाकियानिगार के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। किसको? प्रांतीय बख्शी को। कोतवाल की बात करें, यह सूबे की आंतरिक सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था की देखरेख करता था। यह सूबे के सभी थानों का सर्वोच्च प्रबंधक होता था। कोतवाल, अभी भी ये शब्द आप देख रहे होंगे, वर्तमान में भी ये चल रहा है। तो कोतवाल क्या होता था? सभी थानों का, प्रांत के सभी थानों का प्रबंधक होता था। सरकार का शासन, प्रत्येक सूबा क्या था? कई जिलों को ही सरकार, हमने बताया कि प्रत्येक सूबा जो प्रांत था वह कई जिलों में विभाजित था। और सरकार परगना में तथा परगना गांव में, परगना इस प्रांतीय व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, तो गांव से ऊपर परगना, परगना से ऊपर सरकार, और सरकार के ऊपर सूबा। ये है इनका क्रम। सबसे पहले सूबा, ठीक है, और फिर सूबा कई जिलों में सरकार में बनी थी, फिर जिला कई परगना में बटा हुआ था, फिर परगना कई गाँव में बटा हुआ था। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला परीक्षा ली, मुसद्दी की नियुक्ति की। चकला परीक्षा के लिए किसकी? मुसद्दी की नियुक्ति की जाती थी। और मुगल कालीन अन्य अधिकारी के बारे में, कुछ और अधिकारी उनको हम देख लेते हैं। बंदरगाहों, गलत हो गया, नाजिरे ब्यूतात शाही कारखाने का निरीक्षक था। नाजिरे ब्यूतात कौन होता था? प्रांतीय व्यवस्था में शाही कारखाने का निरीक्षक होता था। स्वानिधि क्या होता था? निगार समाचार लेखक होता था प्रांत में। फौजदार, हमने ऊपर देखा, यह जिले का एक प्रमुख अधिकारी होता था। और इसका कार्य क्या होता था? जिले में शांति और सुरक्षा का प्रबंध करना। अमल गुजार जिले का दूसरा प्रमुख अधिकारी होता था, जो माल गुजारी एकत्र करता था। नाम से ही पता चलता है। 1580 ईस्वी में अकबर ने प्रत्येक परगने में करोड़ी नामक एक नए अधिकारी की नियुक्त की थी। किसने? अकबर ने। सिकदार परगने का एक क्या होता था? प्रमुख अधिकारी। प्रांत का देखें फौजदारी, और सिकदार क्या होता था? परगना जो बनता था उसका प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल या मुंसिफ भी कहलाता था। इसे जिले के समान ही कार्य करना पड़ता था। और अमल गुजार इसका गांव के काश्तकारों से सीधा संबंध स्थापित करता था।
दीवाने खालसा, यहाँ भी खालसा भूमि के लिए है, ऊपर भी हमने देखा था। गांव के अधिकारी खुद मुकद्दम व चौधरी कहा जाता था। जो ग्राम के अधिकारी होते थे उन्हें मुकद्दम चौधरी कहा जाता था। पटवारी उनकी सहायता करते थे। पटवारी वर्तमान समय में लेखपाल बोला जाता है जिसे। फौतदार परगने का क्या होते थे? खजांची। फौतदार क्या होते थे? जो परगना होता था उनके क्या होते थे? खजांची। कारकुन कौन होता था या क्लर्क का काम करते थे प्रांतों में? तो कारकुन कौन होता था? क्लर्क का काम करने वाला। दीवाने तर नगर तनख्वाह के लिए होता था। दीवाने जागीर, जागीर की व्यवस्था करना यानी राजस्व कार्य के लिए। दीवाने बयुदात मीर ये सामान के विभाग के लिए था। दीवाने बयुदात मीर। दीवाने साहत धार्मिक मामलों का लेखा जोखा रखता था। और कानून गो परगने के सभी पटवारियों का अफसर था जो अपने परगनों की पैदावार मार्गुराजी या लेखा जोखा को रखता था। कौन? कानून गो। तो ये सब हमने प्रांतीय व्यवस्था भी देख ली इनकी। केंद्रीय व्यवस्था हो गई, प्रांतीय व्यवस्था हो गई कि कैसे इनके अधीन। प्रांतीय व्यवस्था हमने देखा कि सूबे में, परगना में, जिले में भी परगना और गांव 4 खंडों में बटा हुआ था। गांव इसकी सबसे छोटी इकाई थी। हाँ, तो इनके प्रांतीय व्यवस्था हो गई। जो मेन मेन नाम थे उनके बारे में बताया कि इन्हें क्या कहते हैं। अब इनकी सैन्य व्यवस्था देख लेते हैं। ये तो केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्था हो गई, कैसे इनका शासन चलता था। अभी सेना कैसे रखते थे इस पे भी देख लेते हैं। मुगल कालीन सेना एक भारी चलायमान शहर की तरह थी, यानी ये एक चलायमान प्रकृति के पास इनकी सेना थी। उसमें क्या था? मनसबदारों की फौज थी। जो मनसबदारी फौज थी, जिन्हें मनसबदारी दी जाती थी। इसे हमने देखा था मान सिंह जी, जो कि सबसे अधिक 7,000 मनसब अकबर के समय पाने वाला आदमी था। या कौन? मान सिंह। और इनमें दाखिल कौन होता था? सिपाही और कुमकी सिपाही केवल दाखिल होते थे। किसमें? मनसबदारों में। दूसरा क्या था? अहदी या सभ्य सिपाही होते थे। सिपाही जो होते थे, एक होते थे मनसबदारी, एक होते हैं अहदी, जिन्हें सभ्य सिपाही भी कहते थे। ये क्या कहते थे? ये मनसब इन्हें नहीं मिलता था। सभ्य सिपाहियों को मनसब नहीं मिलता था। तीसरा क्या होता था? जो राजपूत राजाओं की सहायक सेनाएं। जो राजपूत और राजा होते थे उनकी जो सेनाएं होती थी, ये वे सेनाएं थी जो लड़ाई के साम्राज्य की ओर से लड़ती थी और ये बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। कौन? राजपूत राजाओं की सहायक सेना। ये 3 प्रकार की इनके पास वैसी सेनाएं थी। सेनाएं 5 भागों में बची थी। जो सेना हमारे पास मुगलों के पास थी उस समय, वो 5 भागों में बटी थी। कौन थे? पैदल थे, घुड़सवार थे, तोपखाना वाले थे, हाथी था और जल सेना था। और जब अब उसी में जो पैदल थे वो भी कितने थे? 2 प्रकार के थे। अहसाम, पहले थे अहसाम। इनके पास तलवार व छोटा भाला होता था। इनके युद्ध का महत्व नाम मात्र का था। ठीक है, जो पैदल सेना थी अहसाम, इनके पास केवल तलवार और छोटा भाला होता था। सेहबंदी, ये बेकार लोगों में से भर्ती कर लिए जाते थे और यह प्रायः माल गुजारी वसूलने में मदद करते थे। सेहबंदी जो पैदल सेना थी वो ऐसे ही लोगों की सेना थी। उनका कार्य केवल क्या था? मालगुजारी वसूल करने का। बरगीर ये घुड़सवार सेना थी। इन घुड़सवारों को साज का सारा सामान सरकार से मिलता था। बरगीर क्या थी? अगर डायरेक्ट पूछा गया फैक्ट तो एक घुड़सवार सेना थी मुगल की। सिलेदार ये अपने घोड़े तथा अस्त्र शस्त्र स्वयं लाते थे। इनको बारगीर से अधिक वेतन मिलता था। ये घुड़सवार सेना हो गई इनकी। पैदल घुड़सवार 2 चीज हो गई। तोपखाने क्या होते थे? इस विभाग में बंदूकची या बंदूक चलाने वाले सशस्त्र सैनिक होते थे। कहाँ? तोपखाने में। मुगल तोपखाना जिंसी तथा दस्ती नामक 2 विभागों में बटा हुआ था। बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया था, याद देखा होगा आपने हर कई युद्धों में। जिंसी तोपखानों के पास भारी तोपें होती थी, जबकि दस्ती तोपखानों के पास हल्की तोपें और बंदूकें होती थी। ये 2 विभाग में थे। मुगल काल में पहली बार तोपों का प्रयोग बाबर ने 1519 ईस्वी में भेरा के किले पर आक्रमण के दौरान किया था। और दक्षिण भारत में तोपों का पहला प्रयोग कौन किया था? हरिहर बुक्का प्रथम ने बहमनी के विरुद्ध। और बुक्का कौन था? हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य, जब बहमनी साम्राज्य युद्ध जब पड़ा था तो उसमें हमने देखा था। तो बुक्का प्रथम, हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। अब इनकी नौसेना क्या थी? मुगल अपनी निजी नौसेना नहीं रखते थे। इनके पास नौसेना निजी नहीं थी। इन्होंने पश्चिमी तट की रक्षा का भार
अबिसिनिमो तथा जंजीरा के सिद्धियों को सौंपा था। याद रखिएगा, इनके पास कोई नौसेना खुद की नहीं थी। पूर्वी बंगाल का सरदार अनेक नावों का बेड़ा रखता था, नावों का निरीक्षण मीर बहरी करता था। ठीक है, तो इनकी ये सैन्य व्यवस्था हो गई कि कैसी इनकी सैन्य व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी जो दिया जाता था सैनिकों को। अरबी भाषा के शब्द मनसब का शाब्दिक अर्थ है पद। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत संभवतः चंगेज खान ने शुरू किया था और उसने अपनी सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर सुसंगठित किया था। यह मंगोलों की पद्धति पर आधारित थी। महत्वपूर्ण है यह, दशमलव पद्धति से पर आधारित थी और मंगोलों की। मनसबदार की 33 श्रेणियां थी। कितनी? 33 श्रेणियां थी पूरे मनसबदारियों की। मनसब प्रणाली में प्रत्येक सरदार और दूसरे सैन्य पदाधिकारियों को एक पद, यानी पद को ही मनसब कहा जाता है, ऊपर हमने पढ़ा, प्रदान किया जाता था। ठीक है, सरदारों को और सैन्य पदाधिकारियों को। अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसब कितना मिलता था? 10, तथा सबसे अधिक मनसब कितना मिलता था? 10,000 का, जिसे बाद में कितना कर दिया गया? 12,000 तक मनसब दिया जाने लगा। जो ये पद थे वह 2 वर्गों में था, एक था जात तथा सवार में विभाजित किया गया था। 2 पद में सवार से घुड़सवारों की संख्या का बोध होता था, जिसे मनसबदार अपने अधीन रखता था। मशरूत मनसब में सवारों की संख्या का ज्ञात जात से अधिक होती थी। याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 पदों के वर्गों में विभाजित थे। 500 से नीचे जात श्रेणी वाले को मनसबदार कहा जाता था और 500 से ऊपर और 2,500 से नीचे जात की श्रेणी होने पर अमीर कहे जाते थे। लिख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 500 से नीचे जो तो होता था जात श्रेणी वाला, वो मनसबदार होता था, और जो 500 से 2,500 के बीच का होता था वह अमीर कहे जाते थे, और 2,500 या उसके उच्चतम श्रेणी के जो होते थे उन अधिकारियों को अमीर उम्दा या उम्दा एजाम कहा जाता था। ठीक है, मनसबदारों को वेतन में नगद रकम मिलती थी। इन्हें नगद रकम दी जाती थी। वेतन में इनको जागीरें भी दी जाती थी और उसकी जागीर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बदल भी दी जाती थी। वतन जागीर इसका अपवाद था। ठीक है, मनसबदारियों से इतना फायदा इनको था। इनको मनसबदार के जो घोड़े होते थे उन पर 2 दाग के निशान लगाया जाता था, घोड़े दागने की व्यवस्था। जहांगीर ने एक अन्य व्यवस्था शुरू की, जिसे चुने हुए अमीर जात पदवी में उन्नति बिना सैनिकों का एक बड़ी टुकड़ी रख सकते थे। इस व्यवस्था को क्या, जब जहांगीर को बताया गया था तो बताया गया था, ये कौन सी व्यवस्था थी? दुहास्पा या सीअस्पा व्यवस्था थी। जहांगीर के समय 2 घोड़े की मतलब टुकड़ियों की व्यवस्था की गई थी। शाहजहां के शासनकाल में मनसबदारों के सवार पद में निर्दिष्ट संख्या के अनुपात में भारी कमी आई। इसे माहवारी व्यवस्था कहा गया। उसने 6 माह जागीर की व्यवस्था आरंभ की। शाहजहां, जहांगीर ने 2 गुट बनाया था, दीअस्पा सिंहस्पा, हमने देखा। मनसबदारों का पद वंशानुगत नहीं होता था। अयोग्य व अक्षम मनसबदार को सम्राट हटा देता था। मनसबदारों के अतिरिक्त 2 तरह के सैनिक या सिपाही होते थे। प्रथम अहदी यानी सभ्य, और द्वितीय दाखिली या पूरक सिपाही, ऊपर हमने देखा। अब इनकी राजस्व प्रणाली क्या थी? मुगल काल के राजस्व के 2 सूत्र थे। कौन? केंद्रीय और स्थानीय, जो राजस्व वसूली होती थी। और केंद्रीय आय के महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? भू राजस्व, चुंगी, टकसाल, उत्तराधिकारी के अभाव में प्राप्त आय, उपहार, नमक पर कर एवं प्रत्येक व्यक्ति पर लगने वाला पॉल टैक्स या व्यक्तिगत कर। ये केंद्रीय कर थे इनकी। ठीक है, वास्तविक कृषि उत्पाद या फसल में राज्य के अंश को माल या खराज के रूप में अभिहित किया जाता था। ठीक है, भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि किस्में थी 3 वर्गों में विभाजित थी। एक कौन थी? खालसा भूमि। एक कौन थी? जागीर भूमि। एक कौन थी? सयूरगल या मददे मास। जो मुगल पूरा शासन था उसका साम्राज्य का लगभग 20% क्षेत्र कहाँ था? खालसा भूमि के अंतर्गत आता था। और जहांगीर ने खालसा क्षेत्र का आकार और कम कर दिया, जिसे शाहजहां के समय पुनः बढ़ा दिया गया था। जहांगीर ने कम किया और शाहजहां ने बढ़ा दिया।
अकबर के शासन के 31वें वर्ष यानी 1587 ईस्वी में भूमि की पैमाइश हेतु पुराने सिकंदरी गज, ठीक है, जो सिकंदर लोदी वंश में था, सिकंदरी गज के स्थान पर इसने क्या लाया, इलाही गज का निर्माण किया अकबर के समय में। सिकंदर लोदी के समय क्या था, सिकंदरी गज, और अब अकबर ने इलाही गज का प्रयोग शुरू करवाया जो 33 इंच के बराबर होता था, ठीक है। और अकबर ने 1570-71 में जाब्ता प्रथा की शुरुआत की, ठीक है। और जाब्ता प्रथा थी क्या, इसके अंतर्गत भूमि माप एवं वास्तविक पैदावार के आधार पर भू राजस्व दर तय की जाती थी जाब्ता के अंतर्गत। मुगल काल में बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली का सर्वाधिक प्रचलन था, याद रखिएगा। और जहांगीर ने जो जब्ता प्रणाली थी उसको कहाँ लगाया, बंगाल में भी लागू किया, लगाया अकबर ने, लागू बंगाल में किसने किया, जहांगीर ने। जहांगीर के समय में भूमि को अनुदान के रूप में जागीरदारों में बांटने की प्रथा का विकास हुआ। शाहजहां ने लगान उपज का 33% से 50% तक के मध्य लेना शुरू कर दिया।